हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरडी हिंदी कहानियां में। नागलोक के राजा बासुकी और राजा परीक्षित की कहानी भाग 7। भूरिया नाग पृथ्वीलोक की एक लंबी यात्रा करते हुए राजा पारिक की नगरी में पहुंच गया और एक ब्राह्मण का भेष बनाकर बाजार व गलियों में भ्रमण कर नगरी का जायजा लेने लगा। नगरी को बारीकी से परखते वक्त भूरिया नाग ने महसूस किया कि नगरी के बाजारों में काफी हलचल थी। सभी लोग अपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त थे। कहने का मतलब सभी लोग खुश थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इस नगरी में कोई दुख नाम की चीज न हो। पारिक की नगरी की इस अवधारणा ने भूरिया नाग को काफी आकर्षित किया, लेकिन इन सब को एक तरफा रखते हुए भूरिया नाग अपने काम को अंजाम देने में जुट गया। अंजाम था राजा पारिक व उसके खानदान का खात्मा, इसलिए वह अंधेरा होने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद सूर्यास्त होने लगा और अंधेरे की काली छाया नगरी को चारों तरफ से घेरने लगी, किंतु इस बार काली छाया लेकर आई थी उन सबका खात्मा जिससे वे सभी लोग अनजान थे। अंधेरा होने के बाद भूरिया नाग महल के पीछे गया और चारों तरफ देखकर तसल्ली की कि यह कार्य करते हुए उसे कोई देख तो नहीं रहा। फिर वह अपने असली रूप यानी नाग बनकर महल में प्रवेश कर गया। नाग के रूप में भूरिया ने सबसे पहले राजा पारिक के कक्ष में प्रवेश किया और राजा व रानी को डस लिया। फिर वह राजकुमार परीक्षित के कक्ष में गया और उन्हें भी डस लिया। उसके बाद भूरिया नाग हर उस कक्ष में गया जहां राजा का कोई करीबी रहता था और उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि भूरिया नाग को नहीं पता था कि राजकुमारी निहालदे स्वयं अपनी मर्जी से राजकुमार परीक्षित के साथ आई थी, इसलिए वह राजकुमारी के पास भी गया और बोला, पुत्री निहालदे, मैं उन सभी दुश्मनों को मौत के घाट उतार आया हूँ जो तुम्हारा जबरदस्ती अपहरण कर लाए थे। अब तुम सुरक्षित मेरे साथ नागलोक वापस चल सकती। वहाँ सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने चाचा भूरिया नाग के मुख से ऐसा अशुभ समाचार सुनकर राजकुमारी निहालदे के हाथ पैर घबराहट के मारे फूलने लगे थे। वह जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, अरे पापी, ये तूने क्या कर दिया? मेरी पूरी की पूरी गृहस्थी ही उजाड़ दी। कौन कहता है कि राजकुमार परीक्षित मुझे जबरदस्ती ले आए थे? मैं स्वयं अपनी मर्जी से उनके साथ आई थी। पापी, क्या तू यह नहीं जानता कि ससुराल से दुल्हन की केवल अर्थी ही निकल सकती है? इस अनर्थ के लिए मैं तुझे कभी भी क्षमा नहीं करूंगी। इतनी बात सुनकर भूरिया नाग बुरी तरह से घबरा गया और तुरंत नागलोक की ओर चल दिया। वहां निहालदे रोती ही रह गई। नागलोक पहुंचते ही वह सबसे पहले दरबार में गया जहां राजा बासिक बड़ी बेचैनी से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। भूरिया को दरबार में देखकर राजा बासिक के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई और बोले, भूरिया, हमारी पुत्री निहालदे कहाँ है? जल्दी बताओ, हमें बेचैनी हो रही है। अपनी ही भतीजी के मुख से ऐसे कटीले शब्द सुनकर भूरिया नाग का हृदय छल्ली हो चुका था। अपने निराश मन से वह बोला, महाराज, मैंने राजा पारिक और उसके सारे खानदान को मौत के घाट उतार दिया। किंतु फिर भूरिया ने नगरी में जो भी घटना घटी वह सारी राजा बासिक को सुना दी। भूरिया की सारी बातें सुनने के बाद राजा बासिक आग बबूला हो गए और बोले, यह क्या कर रहा है तू भूरिया? क्या वास्तव में हमारी पुत्री ने आने से इनकार कर दिया है? भूरिया नाग, मुझे खेद है यह कहते हुए, परंतु यही सत्य है महाराज। यह सारी वार्ता सभा में बैठे हुए पंडित भी सुन रहे थे। उनमें से एक ने कहा, महाराज, आपकी वार्ता दखल देने के लिए क्षमा करें, किंतु मैं कुछ कहना चाहता हूँ। राजा बासिक, बोलिए पंडित जी, आप क्या कहना चाहते हैं? पंडित, महाराज, मैं कहना चाहता हूँ कि भूरिया नाग ने वहाँ जो भी किया वह सब व्यर्थ था। इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। राजा बासिक, व्यर्थ है? आप कहना क्या चाहते हो ब्राह्मण? पंडित, महाराज, पृथ्वीलोक पर धंतर नाम का वैद्य है जो सांप के काटे हुए को कभी नहीं मरने देता। केवल उसके देखने मात्र से ही घातक से घातक नाग का विष उतर जाता है। राजा बासिक, इसका मतलब वह वेद सबको पुनर्जीवित कर देगा। पूरे दरबार में सन्नाटा सा छा गया। नागलोक, जहां राजा पारिक व राजकुमार परीक्षित की मृत्यु की खुशखबरी मनाई जानी थी, केवल धंतर वैद्य का नाम से ही उन सबके होश उड़ चुके थे। उधर निहालदे के जोर जोर से चिल्लाने पर धीरे धीरे सभी मंत्रीगण राजा पारिक के कक्ष में एकत्रित होने लगे। राजा रानी का ऐसा हाल देखकर सबके होश उड़ चुके थे। महल में मातम सा छा गया था।
तभी उनमें से किसी ने धनतर वैद का जिक्र किया। अपने राजा, रानी और राजकुमार के प्राण बचाने के लिए सभी मंत्रीगण वेद के आश्रम की ओर दौड़ पड़े। दोस्तों, हम आपको बता दें कि धनतर वैद को उस समय देवताओं का वरदान प्राप्त था। यदि उनकी नज़र सांप के काटे हुए आदमी पर पड़ जाए तो जहर स्वयं खत्म हो जाता था। इसी कारण धनतर वैद के 1600 शिष्य थे जो उनसे प्रतिदिन शिक्षा लेते थे। मंत्रीगण घबराते हुए धनतर वैद के आश्रम पहुँचे और बोले, वैद जी, गजब हो गया। राजा पारिक व उनके सारे परिवार को किसी जहरीले नाग ने डस लिया। वे सभी बेसुध पड़े हुए हैं और उनके मुंह से झाग भी निकल रहा है। कृपा आप जल्दी चलिए। इतना सुनते ही धनतर वैद तुरंत खड़े हो गए और अपने शिष्यों से बोले, जल्दी चलो, हमें राजा पारिक की नगरी में पहुंचना ही होगा। थोड़ी देर बाद सभी महल पहुंच गए। जब धनतर वैद राजा पारिक के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने तुरंत नाग के काटे हुए स्थान पर अपनी दृष्टि डाली और राजा पारिक व रानी उठ खड़े हुए जैसे कुछ हुआ ही न हो। राजा और रानी अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे थे। इसी प्रकार धनतर वैद ने सभी को पहले की तरह स्वस्थ कर दिया। राजा पारिक, वैद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आज आप नहीं होते तो हमारा तो पूरा परिवार ही खत्म हो चुका होता। धनतर वैद, किंतु महाराज, आपने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि वह नाग आपके पूरे परिवार को ही समाप्त करना चाहता था। फिर राजा पारिक ने धनतर वैद को राजा वासे के साथ हुई खुद की मुलाकात और राजकुमारी निहालदे को लाने तक की सारी कहानी बता दी। सारी कहानी ध्यान से सुनने के बाद धनतर वैद बोले, महाराज, जो भी हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है। शायद आप नहीं जानते कि राजा बासिक बड़ा ही जिद्दी है। वह अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और मैं भी आपके साथ ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता क्योंकि मैं पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि मैं आपको समय पर नहीं मिला तो कुछ भी हो सकता है। राजा पारिक ने कहा, तो वैद्य जी, कृपा आप ही इसका कोई समाधान निकालिए। धनतर वैद, देखिए महाराज, आप सभी को नागलोक से तब तक खतरा है जब तक राजकुमार परीक्षित व राजकुमारी निहालदे आपके साथ रहते हैं। यदि आप उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दें तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। राजा पारिक, किंतु महाराज, पृथ्वीलोक पर ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है जहां नाग ना पहुंचे? धनतर वैद, महाराज, आप समुद्र के बीच में एक कंचन महल बनवाइए और राजकुमार परीक्षित व राजकुमारी निहालदे को उस महल में भेज दीजिए क्योंकि नाग पानी में नहीं घुसते और यदि घुसते हैं तो डूबकर मर जाएंगे। चूंकि नागों की दुश्मनी परीक्षित से है, इसलिए वे सब परीक्षित को मारना चाहते हैं और हमारे ख्याल से वे अब आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। और जब उन्हें मालूम होगा कि राजकुमार परीक्षित व निहालदे कंचन महल में रहने लगे हैं तो आपकी नगरी में वे आएंगे ही नहीं क्योंकि उनका मकसद होगा केवल कंचन महल। राजा पारिक, जैसे आपकी आज्ञा वैद्यराज। हम कल से ही समुद्र के बीच में कंचन महल का निर्माण आरंभ करवा देंगे, किंतु जब तक कंचन महल बनकर तैयार नहीं हो जाता, कृपा तब तक आप हमारे साथ ही रहिए। आपको महल की सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। धनतर वैद, ठीक है महाराज। अगली सुबह ही समुद्र में कंचन महल का निर्माण आरंभ कर दिया गया। जब महल बनकर तैयार हो गया तो राजकुमार परीक्षित और निहालदे को कंचन महल में रहने के लिए भेज दिया गया। आखिर नागलोक अब कौन सी रणनीति अपनाएगा राजकुमार परीक्षित तक पहुंचकर उसे खत्म करने की? जानने के लिए देखें भाग 8। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।